गुड इवनिंग। आपको हमने जो पहले जो टॉपिक कवर कर लिया है दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिवली वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्कूल के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं या आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जे या नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये स्कूलों में भी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। एंट्रेंस में तो सारा कुछ करना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे टॉपिक आसान है मुश्किल है। ये टॉपिक कंपैरेटिवली क्वालिटेटिव एनालिसिस के मुकाबले थोड़ा आसान है। पर नॉर्मली मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि इस टॉपिक को बच्चे छोड़ जाते हैं, चाहे स्कूलों के एग्जाम हो या एंट्रेंस के एग्जाम में इस टॉपिक को बच्चा टच ही नहीं करता। और इसका फ़ायदा एंट्रेंस के पेपर सेट करने वाले उठाते हैं और कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पाते। टॉपिक बहुत ईजी है, आओ शुरू करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए इस टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज सब्लिमेशन। देखो जी इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी टेक्निक है सेपरेशन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें मिला है उसको प्योर करना है, उसको इम्प्योरिटीज निकालनी है, तो उस टेक्निक का प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्लस उस टेक्निक में कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो उसके थ्रू प्यूरिफाई किए जाते हैं। तो सीबीएसई और एंट्रेंस हो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, टेक्निक का प्रिंसिपल और टेक्निक के एग्जाम्पल। टेक्निक की एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछता, स्कूलों में तो भूल जाओ, एंट्रेंस में तो वैसे याद कोई नहीं करने वाला है इस बात को। टेक्निक की एक्सप्लेनेशन कोई नहीं मांगेगा आपसे, स्कूलों में भी नहीं मांगते हैं, पर मांगते हैं फिर आप कर जाना अगर आपको लगता है कि स्कूल का टीचर मांग सकता है एक्सप्लेनेशन, पर चांस कम होते हैं। देखिए सब्लिमेशन आप जानते हैं होता क्या है। सब्लिमेशन में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आए बगैर वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अब मान लो मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस इसमें इम्प्योरिटीज हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो सबलाइम इन नेचर है। सबलाइम इन नेचर मतलब सबलाइम इन नेचर मतलब डायरेक्ट सॉलिड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने में सक्षम है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको नीचे से हीट करेंगे और इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगा देंगे, इन्वर्टेड फनल उल्टी करके, और इस फनल की जो ऊपर की एग्जिट है इसको कॉटन से बंद कर देंगे ताकि वेपर यहाँ से एस्केप ना कर जाए। अब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योरिटीज हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबलाइम नेचर का है, तो जब मैं हीट करूंगा तो वेपर किसके बन जाएंगे, वेपर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बन जाएंगे। एक बात बड़ी सिंपल है कि जिसके जितनी जल्दी वेपर बनते हैं तो उन वेपर को अगर मौका मिले तो वो वेपर उतनी जल्दी कंडेंस भी हो जाते हैं। जो चीज़ जितनी जल्दी इवेपोरेट होने में सक्षम होगी उसकी कंडेंसेशन की टेंडेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। ये बात याद रखना। बड़ा अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, इस टेक्निक से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप देखो पानी नदियों से इवेपोरेट होता है, यानी कि पानी की इवेपोरेटिंग टेंडेंसी है, पर ऑन द अदर हैंड पानी की कंडेंसेशन टेंडेंसी भी है। आप सर्दियों में गर्मियों में अगर आप एक रूम से बाहर जाते हैं अंदर आते हैं तो चश्मे पे फोग आती है, तो चश्मे पे वाटर वेपर कंडेंस हो गए ना। सुबह सुबह उठते हो तो घास पे वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, मार्बल पे वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, तो जिसकी वेपोरेशन की टेंडेंसी उसकी कंडेंसेशन की टेंडेंसी भी ज़्यादा रहती है। तो जैसे ही सॉलिड सबलाइम हुआ, इवेपोरेट हुआ, तो इसके ऊपर फनल पड़ी है, फनल का टेम्परेचर क्या होगा, फनल तो लो टेम्परेचर पे होगी। तो जैसे ये वेपर लो टेम्परेचर पे जाके टकराएंगे, ये वेपर इस पे ऊपर आके क्या हो जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे। तो हम बाद में इस फनल को हटा देंगे, इस फनल से इस कंडेंस्ड सॉलिड को स्पैचुला से हटा देंगे और इम्प्योरिटीज यहाँ पे पड़ी रह जाएगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। डायग्राम कोई नहीं पूछता है, स्कूलों में भी कोई नहीं पूछता, पर आपको एक आइडिया होना चाहिए क्या है। आए तो रफली बना के आ सकते हैं, नीचे बर्नर बना देना, डायग्राम बना देना। पर इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आयोडीन। आयोडीन एक सबलाइम सॉलिड है, तो आप क्या करो, आप सबलाइम सॉलिड के एग्जाम्पल रट लो। जो भी सबलाइम सॉलिड का एग्जाम्पल होगा वो सब्लिमेशन से सेपरेट हो जाएगा। आयोडीन एक सबलाइम सॉलिड है और अमोनियम क्लोराइड एक सबलाइम सॉलिड है और कैम्फर एक सबलाइम सॉलिड है।
नेफ्थलीन एक सबलाइम सॉलिड है। तो सबलाइम सॉलिड के अगर एग्जांपल आपको याद है तो अगर आपसे पूछा जा सकता है हाउ विल सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सैंड, तो पता होगा सब्लिमेशन। ये अभी हाल ही में JSTSC का पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन आया अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, आंसर द सब्लिमेशन। तो ये क्वेश्चन तो कभी भी पूछा जा सकता है, छोटी क्लासेस में भी बड़ी क्लासेस में भी। एग्जांपल याद होने चाहिए किसके, सबलाइम सॉलिड के। प्रिंसिपल क्या है, दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सबलाइम इन नेचर, ठीक है। सेकंड इज क्रिस्टलाइजेशन। देखो क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से समझना इसमें। मान लो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इंप्यूरिटीज हैं। हम एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करेंगे जिस सॉल्वेंट में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्शियली सॉल्युबल होगा। इन दिस सॉल्वेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज partially soluble at low temperature and highly soluble at high temperature। ध्यान से देखना, हम इस इम्प्योर सब्सटेंस को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या इंप्योरिटीज, हम एक ऐसे सॉल्वेंट के साथ इसको मिक्स करेंगे जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द कंपाउंड इज पार्शियली सॉल्युबल इन अ गिवन सॉल्वेंट बट द हाईली सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। मतलब थोड़ा सॉल्युबल होगा लो टेम्परेचर पे और पूरा सॉल्युबल होगा हाई टेम्परेचर पे। तो हम क्या करेंगे, हम एक चाइना डिश लेंगे, इस चाइना डिश में हम 3 चीजें लेंगे, एक तो सॉल्वेंट ले लिया प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस इंप्योरिटीज, तीनों को हम इसके अंदर क्या करेंगे, अच्छे से हीट करेंगे। तो जब लो टेम्परेचर होगा, जब लो टेम्परेचर होगा, बताओ इस लो टेम्परेचर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट हाईली सॉल्युबल होंगे या पार्शियली सॉल्युबल होंगे, पार्शियली सॉल्युबल होंगे। तो यानी कि लो टेम्परेचर पे ये दोनों पार्शियली सॉल्युबल थे। अब हमने हीट करना शुरू कर दिया, जब हमने हीट करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, हाई टेम्परेचर आ गया। अब हाई टेम्परेचर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट क्या हो गए, हाईली सॉल्युबल हो गए। सॉल्वेंट इंप्योरिटीज सॉल्वेंट में घुल चुकी हैं, इंप्योरिटीज सॉल्वेंट में आ चुकी हैं, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लो टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत सॉल्युबल है और हाई टेम्परेचर पे अच्छा खासा सॉल्युबल है, इंप्योरिटीज में घुली गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हीट करेंगे टिल सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब समझते हो, सैचुरेशन का मतलब है कि तब तक हीट करो जब मैक्सिमम सॉल्वेंट उड़ जाए। मैक्सिमम सॉल्वेंट उड़ गया तो अब सॉल्वेंट कम है और सैचुरेशन आ चुकी है, अब इससे ज़्यादा सॉलिड और डिसॉल्व नहीं हो सकता। बच्चा कहते हैं सैचुरेशन की कंडीशन क्या होती है, सैचुरेशन की कंडीशन ये होती है कि 1/3 लेफ्ट, मतलब इसका कंटेंट 1/3 रह जाए। इतना हीट करो कि इसका कंटेंट 1/3 रह जाए, मतलब 1/3 रह गया, मतलब सॉल्वेंट मैक्सिमम उड़ गया। सॉल्वेंट 2/3 उड़ा दिया आपने, जब सॉल्वेंट ही उड़ गया तो इसमें सॉल्वेंट कम बचा है, टेम्परेचर हाई था तो अच्छा खासा घुला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको अलाउ टू कूल, इसको ठंडा करेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के लिए हो सकता है आपको 5 घंटे रखना पड़े, हो सकता है 24 घंटे रखना पड़े। जब ठंडा होने के लिए रख देंगे तो आप बताओ लो टेम्परेचर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, नहीं सॉल्युबल होगा, पार्शियल सॉल्युबल होगा, पार्शियल सॉल्युबल होगा। पर सॉल्वेंट हमने वैसे ही उड़ा दिया काफ़ी हद तक, तब तो और भी कम सॉल्युबल हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नीचे क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्रिस्टल्स ऑफ, और ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा क्या मेरे बच्चों बताओ, सॉल्वेंट के साथ क्या रहेगी, इंप्यूरिटीज। और इस लिक्विड कंटेंट को मदर लिक्वर कहते हैं, मदर लिक्वर कहते हैं इस लिक्विड कंटेंट को, जो घुला नहीं। हम बाद में इसमें से लिक्विड को हटा देते हैं और इस क्रिस्टल को सेपरेट करके ड्राई कर लेते हैं। हो सकता है आपने स्कूलों में भी क्रिस्टल्स बनाए हों, बनाए थे स्कूलों में क्रिस्टल्स, पोटेशियम के, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स प्रैक्टिकल में होते हैं, 12th में बनवाते हैं।
तो मुझे नहीं पता बनवाए नहीं बनाए, पर बनवाते हैं। क्रिस्टल्स नहीं बनवाते तो आपके स्कूलों की कमी रही होगी, पर स्कूलों में क्रिस्टल्स बनवाए जाते हैं, पोटेशियम एलम के और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनवाते हैं। तो दिस इज हाउ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट। जैसे हम इसके सेपरेट किसको करेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट की इम्प्यूरिटीज़ हैं, इसको सेपरेट कर लेंगे। जैसे मोहर सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट को प्यूरिफाई इसी टेक्निक से किया जाता है। जैसे पोटाश एलम है, पोटाश एलम को भी इसी टेक्निक से ही सेपरेट किया जाता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या हुआ, दिस टेक्निक इज यूज्ड व्हेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज पार्शली soluble in a given solvent but appreciably soluble at high temperature. We heat the content and at higher temperature organic compound becomes highly soluble and we heat till saturation achieves. And the condition of saturation is that the liquid content remains 1/3 of the original content. Then the content is allowed to cool, left undisturbed for few hours. We find the crystals of pure organic compounds are formed at the bottom, and the liquid which is mother liquid contains solvent and impurities. टेक्निक ठीक है बच्चे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। देखो डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, दो केस में। डिस्टिलेशन दो केस में यूज की जाती है। पहली, व्हेन देयर इज अ volatile liquid and non volatile impurities। मतलब जब दो चीजें हैं, एक वॉलेटाइल मतलब इवेपोरेट हो सकती है और इम्प्योरिटीज नॉन वॉलेटाइल है मतलब इवेपोरेट नहीं होंगी। तो एक चीज इवेपोरेट होने के लायक है, एक चीज इवेपोरेट नहीं होने के लायक है, डिस्टिलेशन यूज कर सकता हूं। और दूसरी कंडीशन, when there is a significant difference in the boiling point of two volatile liquid। मतलब मान लो दोनों ही वॉलेटाइल है, या तो दो चीजें हो ए और बी, ए वॉलेटाइल है बी नॉन वॉलेटाइल है, यूज कर लो डिस्टिलेशन। मान लो दोनों ही वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब दोनों ही इवेपोरेशन कर सकती हैं, दोनों ही वेपर फॉर्म में जा सकती हैं। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मतलब अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि कम से कम डिफरेंस जो होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो चीजों का बॉइलिंग पॉइंट 25-30 डिग्री से ज्यादा है तो फिर डिस्टिलेशन यूज कर लो। और अगर एक चीज वॉलेटाइल है और एक नॉन वॉलेटाइल है तो डिस्टिलेशन से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इधर ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास, इसको कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसका बॉटम क्या होगा, ये राउंड होगा। एक होती है फ्लैट बॉटम, ऐसी होती है, जिसका बॉटम फ्लैट होगा, ये राउंड बॉटम होती है, आरबीएफ कहते हैं इसको, राइट। हम राउंड बॉटम फ्लास्क में दो कंपोनेंट लेंगे, ए और बी। मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट है 300 डिग्री सेल्सियस और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 400 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ दोनों ही वॉलेटाइल है, दोनों ही इवेपोरेट हो सकते हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ए का। जब मैं इसको हीट करूंगा, मैं प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाऊंगा। अगर आपका टीचर कहता है एग्जाम में डायग्राम बना सकते हैं, प्रॉपर डायग्राम जाके एनसीईआरटी से देख लो, आपको एनसीईआरटी डायग्राम दिखा देगी। मैं डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ बस। तो क्या होगा, जब हीट करेंगे तो जल्दी बॉयल कौन होगा, ए या बी, ए, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो सबसे पहले वेपर किसके बनने शुरू हो जाएंगे, ए के वेपर्स। हम इन वेपर्स को अलग ट्यूब से पास कर देंगे और इस ट्यूब में हम पानी को रन करते हैं, वाटर को। इस ट्यूब में पानी रन हो रहा होता है, ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर पानी रन हो रहा होता है, इधर से पानी आ रहा होता है और इधर से पानी जा रहा होता है। तो पानी क्या दे देगा, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे जैसे ही वेपर यहाँ से निकलेंगे, ध्यान से देखो, जैसे ही वेपर निकलेंगे, मैंने भी तो बताया जिसके वेपर जल्दी बनते हैं उसके वेपर जल्दी कंडेंस भी होते हैं। तो जैसे ही वेपर यहाँ से निकलेंगे वो वेपर क्या बन जाएंगे, कंडेंस। कंडेंस मतलब लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ से लिक्विड के ड्रॉप्स निकलेंगी और यहाँ पर हमने एक बीकर रखा होगा, रिसीवर जिसको हम कहते हैं। यहाँ से हमें ए कंपोनेंट पड़ा मिल जाएगा थोड़ी देर बाद
और बी थोड़ी देर बाद यहाँ पे बच जाएगा। समझा बेटा बी कैसे बच जाएगा यहाँ पे? अच्छा बी के वेपर क्यों नहीं बने? क्योंकि पहले बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? 300 का। और जब 300 आएगा तो टेम्परेचर 300 पे स्टील हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की खूबी क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो जब 300 डिग्री आ जाएगा तो 300 का 300 रहेगा। जब 300 का 300 रहेगा तो वेपर किसके बनेंगे? ए के, बी के? ए के। और तब तक 300 रहेगा जब तक इसके अंदर ए की एक ड्रॉप भी है ना, तब तक इसका टेम्परेचर कितना मेंटेन रहेगा? 300। मान लो ए इतना है, इतना 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 रह गया, अभी भी 300, इतना रह गया, अभी भी 300, ए की 10 बूंदे रहेगी, अभी भी कितना रहेगा इसका? 300। जैसे ही 300 जैसे ही ए की ड्रॉप्स खत्म हो गई, अब टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा? राइस। मैं हीटिंग बंद कर दूंगा। जैसे ही मैं देखूंगा टेम्परेचर बढ़ा है, मैं समझ जाऊंगा ए खत्म हो गया। जब ए खत्म हो गया तो ए का लिक्विड बचा ही नहीं, तो हीटिंग बंद करके इसको अलग कर दूंगा। यहाँ से ए की ड्रॉप्स टपकती रहेंगी, यहाँ पे ए मिल जाएगा, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। दोनों ही वोलेटाइल थे, पर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या था? अच्छा खासा डिफरेंस। मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट 300 होता और बी वोलेटाइल ही ना होता, बी इवेपोरेट ही ना होता, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी, सीधा हीट करता, ए के वेपर बनते, ए के वेपर वहाँ पे कंडेंस हो जाते। बात समझ में आ गई? तो इसका प्रिंसिपल क्या है? 2 when there is a one volatile component and another is non-volatile, or second is when both are volatile but the difference in the boiling point in both component is greater than at least 25 to 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा तो यूज़ कर लेंगे। पर अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस दोनों में 5 डिग्री का होगा, 10 डिग्री का होगा, 15 डिग्री का होगा, क्यों नहीं यूज़ करेंगे? मान लो 10 डिग्री का अंतर है, 300 है और 310 है, तो 300 पे ए के वेपर बनेंगे, पर 300 पे थोड़े बहुत बी के भी तो बन जाएंगे। 300 पे थोड़े बहुत बी के भी तो वेपर बन जाएंगे। ये थोड़ा ना कि 300 पे ए के बनेंगे। आप एक बात बताओ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री। तो ये क्या 100 पे ही वेपर बनेंगे पानी के? पानी के वेपर तो 80 पे भी बन जाते हैं, पानी के वेपर तो 70 पे भी बन जाते हैं। तो जैसे ही अगर ये 300 है और 310 है तो क्या होगा? जैसे ही मैं 300 आएगा, ए के वेपर के साथ साथ किसके वेपर और बन जाएंगे? बी के भी। तो यहाँ पे जब कंडेंसेशन होगी तो ए और बी साथ मिलेंगे, तो मैं सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होगा, डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन दैट केस। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत ही फेमस एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन। क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट होता है रफली मैं बोलूंगा 350 केल्विन के अराउंड होता है, 350 केल्विन। और एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट रफली मैं लिखूंगा 450 केल्विन के अराउंड होता है। एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, मैं उसी रेंज पे लिख रहा हूँ। अब बताओ दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कितने का अंतर है? 100 डिग्री का अंतर है, नहीं है? तो 100 डिग्री का अंतर है तो मैं सेपरेट कर लूंगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आया द मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म कैन बी सेपरेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, क्या लिख के आओगे? डिस्टिलेशन। और ये एग्जांपल एनसीईआरटी में है, और जो एग्जांपल एनसीईआरटी ने लिख दिया ना, मान लो वो इंपॉर्टेंट हो गया एंट्रेंस के लिए। आगे चले बेटा, चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आगे चलते। नेक्स्ट फोर्थ टेक्निक इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज करेंगे व्हेन द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 15-20 डिग्री से कम है, या 30 डिग्री मान लो, वहां 25 से 30 लिखा था ना मैंने बच्चे, यहां भी 25 से 30 नीचे कर लो। यानी कि जब 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो डिस्टिलेशन, जब 25-30 डिग्री से कम डिफरेंस होगा तो फिर कौन सी टेक्निक यूज़ कर लेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? वो क्यों नहीं यूज़ करेंगे? मान लो दो लिक्विड है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस है, एक का 300 है, एक का 310 है, क्या होगा? दोनों ही इवेपोरेट हो जाएंगे 300 पे। 300 पे चाहे ए ज़्यादा होगा, बी भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, तो दोनों के कंडेंसेशन पे रिसीवर में जो अलग से रिसीवर रखा था उसमें दोनों के ही कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है। मान लो मेरे पास मिक्सचर है ए, बी, सी, डी और ई का, 5 चीज़ें। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो से 300 केल्विन, इसका मान लो 310 केल्विन, 320 केल्विन, 330 केल्विन, 10-10 डिग्री का अंतर कर दिया मैंने। ठीक है जी, 4 लिक्विड है, चारों के बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यूज मैंने लिख दिए। अब चारों के बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल है, तो आप बताओ इसमें डिस्टिलेशन यूज़ करूँगा, पहले ये बॉयल होगा,
इसके साथ साथ थोड़े बहुत ये भी बॉयल हो जाएंगे। तो जब वो वेपर्स को मैं उधर कन्वर्ट करूँगा, कंडेंस करवाऊँगा वाटर को रन करवा के, तो सारे ही कंडेंस हो जाएंगे। सारे कंडेंस हो जाएंगे तो फिर सारे उधर पहुँच जाएंगे, इधर से उठ के इधर पहुँच के सेपरेशन ना हुई, तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल समझ में आएगा कब यूज़ करना है बच्चे। अब इसमें जरा देख लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। लो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है दिस इज मोर वॉलेटाइल इन नेचर। हाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है लेस वॉलेटाइल। मोर वॉलेटाइल मतलब जल्दी इवेपोरेट होगा। अच्छा, जो जल्दी इवेपोरेट होते हैं वो क्या करते हैं, कंडेंस भी जल्दी हो जाते हैं, पर उनका टेम्परेचर उनकी मर्जी का मिलना चाहिए। टेम्परेचर उनको उनकी मर्जी का मिलेगा तो जल्दी कंडेंस हो जाएगा, पर उनकी मर्जी का मिलना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना बच्चे। मान लो हमने इस चैम्बर में मिक्सचर ले लिया, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का हमने मिक्सचर ले लिया। यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे ना तो ये वेपर सारे के सारे यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे किसके वेपर्स होंगे, इसमें ए, बी, सी, डी, ई के वेपर, सबके वेपर्स होंगे। हम इसको ट्रांसफर करते हैं एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। हम इसको एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे। ऐसे देखिए, हमने यहाँ पे टेम्परेचर T1 मेंटेन कर रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 मेंटेन कर रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर T3 मेंटेन कर रखा है, यहाँ पे T4 मेंटेन कर रखा है, और थोड़ी और ऊपर आएंगे तो टेम्परेचर कितना मेंटेन कर दिया हमने, T5। यानी कि हमने इसके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर जोन बना दिए। डिफरेंट टेम्परेचर जोन, इसका टेम्परेचर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सबका टेम्परेचर मैंने अलग मेंटेन करवा दिया। ठीक है जी, सबके टेम्परेचर जोन अलग है, यानी कि सभी पे कंडेंसेशन सेम स्पीड से नहीं होगा। जैसे यहाँ से ए बी सी डी चढ़ेंगे, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ई का। ई यहाँ से कंडेंस होकर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ई के अकॉर्डिंग टेम्परेचर हमने सेट कर रखा है कि इस टेम्परेचर पे ई के वेपर कंडेंस हो जाएंगे। जैसे ई के वेपर कंडेंस होंगे तो लिक्विड फॉर्म में यहाँ से ई बाहर आ जाएगा, ई यहाँ पे पड़ा मिल जाएगा। पर वेपर राइज किसके करेंगे, अब ऊपर किसके वेपर चढ़ेंगे, ए के, बी के, सी के, और अब नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका था, डी का। यहाँ पे कौन कंडेंस हो जाएगा, डी, और अब ऊपर कौन चढ़ेगा, ए बी सी। अब जैसे ए बी सी ऊपर चढ़ेंगे, सी की बारी आ गई, कंडेंस हो जाएगी, फिर ऊपर आ गए, बी की बारी आ गई, फिर और ऊपर आ गए, ए की बारी आ गई। यानी कि ऊपर की तरफ कौन राइज करेगा, वो कंपोनेंट ऊपर राइज करेगा जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा। द कंपोनेंट विच इज मोर विल राइजेस अप। और अपने कंडीशन के टेम्परेचर जोन पे लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो कंडेंसेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर ए यहाँ पर मिलेगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ना कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कौन सा कंपोनेंट कहाँ मिलता है, तो द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल विल बी कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। दिस इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एंड द कंपोनेंट विच इज लीस्ट वोलेटाइल विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब जो पेट्रोल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। क्रूड ऑयल में पैराफिन वैक्स भी है, क्रूड ऑयल में डीजल भी निकलता है, क्रूड ऑयल में पेट्रोल भी निकलता है, क्रूड ऑयल में मिनरल ऑयल भी निकलता है, सारी चीजें निकलती हैं। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट टेम्परेचर जोन पे कंडेंस हो जाएंगे, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का इस्तेमाल करके, डिफरेंट टेम्परेचर जोन का इस्तेमाल करके हमने उनको डिफरेंट रेट पे, एक्सटेंट पे कंडेंस करवा लिया और सेपरेट करवा लिया। डायग्राम में कोई पूछेगा भी नहीं इसका, पर आपको एक बेसिकली बताऊं, ये प्रोसेस के एक्सप्लेनेशन भी कोई नहीं पूछेगा, पर इस प्रोसेस में एक चीज पूछ सकते हैं, विच कंपोनेंट्स इज ऑब्टेन्ड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल विल बी ऑब्टेन्ड एट द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये दिमाग में अच्छे से लेके चल रहा है। वही मैं बता रहा हूँ ना, क्रूड ऑयल जो होता है उसमें पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, पैराफिन वैक्स भी निकलती है, मिनरल ऑयल भी निकलता है। आप शायद हैरान होंगे, जब मिनरल ऑयल निकलता था ना तो कंपनीज इसको फेंक देती थी समुद्र में, किसी काम का नहीं होता था, किसी काम का नहीं होता था मिनरल ऑयल। तो फिर ये जो फॉरेन कंपनीज होती है ना, ये बड़ी चालाक होती हैं। इन्होंने कहा कि इसको वेस्ट क्यों कर रहे हैं, फेंक क्यों रहे हैं,
दुनिया, ये तो हमें जानकारी है ना बेकार है, दुनिया तो मूर्ख है, उसको मूर्ख बनाने में टाइम कितना लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, इस मिनरल ऑयल को पता है किसमें यूज़ करना शुरू कर दिया, हैरान हो जाएंगे। इस मिनरल ऑयल को उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया जो बालों पे तेल लगाते हो आप, हेयर ऑयल में डालना शुरू कर दिया। लोगों को मूर्ख बनाना शुरू कर दिया कि आप इसमें तेल की मालिश करो तो बाल आ जाएंगे, बाल अच्छे हो जाएंगे, बालों में ग्रोथ हो। कोई बालों की ग्रोथ नहीं होती भाई तेल लगाने से, बाल नरिश हो जाएंगे, कोई नरिश नहीं होते जी बालों को तेल लगाने से। और उसमें तेल कौन सा डाला हुआ, उल्टा मिनरल ऑयल जो हाईली कार्सिनोजेनिक है, जो डिजीज करता है, आपको और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और बड़े खुश होकर आप घर जाना, आपके घर में कोई ना कोई तो हेयर ऑयल होगा ना, आप जाके चेक करना क्या इसमें मिनरल ऑयल है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स चेक करना। क्या चेक करना, उसके कंस्टिट्यूएंट्स। और कहीं ना कहीं एक जगह लिखा होगा मिनरल ऑयल, अगर लिखा है ना उसको यूज मत करना। आजकल वो वेस्ट प्रोडक्ट है इसका, पहले फेंक देते थे, अब हमें मूर्ख बनाने के चक्कर में कंपनी किस में डाल रही है, इसको हेयर ऑयल में डाल रही है, मिनरल ऑयल। कहीं तो कोल्ड क्रीम में भी डाल देते हैं, कहीं कोल्ड क्रीम में भी डाल देते हैं इसको डालने के लिए। तो बी अवेयर, आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो क्या होता है, मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, ये इंप्यूरिटीज हैं, और ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेरी हाई क्या है, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट। मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो 700 केल्विन। आपको पता है जब मैं इसकी डिस्टिलेशन करूंगा तो डिस्टिलेशन करने के लिए इसको 700 केल्विन तक हीट करूंगा तभी तो इसके वेपर बनेंगे। 700 केल्विन तक हीट करूंगा तभी तो इसके वेपर बनेंगे। और पता चले दिस कंपाउंड डिकम्पोज बिलो, मतलब ये कंपाउंड डिकम्पोज कर जाए किस पे, 700 केल्विन से पहले ही डिकम्पोज कर जाए। मान लो आप इसको राउंड बॉटम फ्लास्क में हीट कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका 700, तो 700 पे वेपर बनाएगा ना, पता चले 500 आया और 500 पे कंपाउंड ही टूट गया। जब 500 पे कंपाउंड ही टूट गया तो मैं उसको सेपरेट करके करूँगा क्या, कंपाउंड ही डिकम्पोज कर गया ना, तो बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले कंपाउंड रहा ही नहीं, तो कंपाउंड ही खराब हो गया, डिकम्पोजिशन हो गई, तो कंपाउंड मिलेगा थोड़ा ना मुझे, तो फिर डिस्टिलेशन यूज़ करूँगा मैं क्या, नहीं। तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल कराना होगा। आप कहोगे सर बॉइलिंग पॉइंट से पहले कौन कैसे बॉयल कर जाएगा, आप कहोगे सर बॉइलिंग पॉइंट से पहले कोई कैसे बॉयल कर सकता है। आपको मैं बताता हूँ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है टेम्परेचर व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे मान लो ये एक लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर है 0.2 एटमॉस्फेयर और बाहर का वेपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। तो इसको मैं कब तक हीट करूंगा, इसको मैं तब तक हीट करूंगा जब तक 0.2 से क्या ना हो जाए, 0.2 से 1 ना हो जाए। और जब हीट करते करते 0.2 से 1 होगा, उस दौरान इसका जो टेम्परेचर होगा वो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो अगर मैं ये 1 की जगह, अगर ये 1 की जगह 0.4 ATM कर दूं, एक्सटर्नल प्रेशर कितना कर दूं 1 की जगह, तो 0.2 से 0.4 जल्दी आ जाएगा। अगर जल्दी आ गया, कम हीट करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, कम हो गया। यानी कि क्या मैं किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम कर सकता हूँ, कैसे, बाय रिड्यूसिंग विच फैक्टर, बाय रिड्यूसिंग एक्सटर्नल प्रेशर वी कैन चेंज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली जैसे शहर में प्रेशर लगभग एग्जैक्ट नहीं, लगभग 1 ATM होता है, 1 से थोड़ा कम होता है, मैं 1 मान रहा हूँ। दिल्ली पे पानी मान लो लगभग 100 पे बॉयल कर रहा है। आप चले जाओ पहाड़ों पे वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर 0.7-0.8 तक चला जाता है। तो आप बताओ पहाड़ों पे 1 की जगह 0.7 हो गया, तो पहाड़ों पे पानी जल्दी बॉईल करेगा, मुश्किल से बॉईल करेगा, जल्दी बॉईल होता है। और वहाँ पे पहाड़ों पे बॉइलिंग पॉइंट पानी का 85 डिग्री चला जाता है, 80 भी चला जाता है। तो वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिक्रीजिंग एट हायर एल्टीट्यूड, बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड द एक्सटर्नल प्रेशर इज लो, सो बॉइलिंग पॉइंट विल कम एट अर्लियर देन द एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो हम किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं,
एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दो। अब देखो हम क्या करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या था इसका 700 और डिकम्पोज किस पे कर रहा था, 500 पे डिकम्पोज कर रहा था। तो अगर मैंने इसका बॉइलिंग पॉइंट 400 कर दिया तो 400 पे तो डिकम्पोज नहीं करेगा ना। देखो क्या करेंगे, देखो बच्चे, ये तो ले ली हमने राउंड बॉटम फ्लास्क ले ली हमने, इसके अंदर क्या भर दिया, ए और बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट था कितना एक्चुअली 700 केल्विन, और जैसे मैं हीट करता हूं 500 तक आते आते ए डिकम्पोज कर रहा था। हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक पंप लगाएंगे जिसको हम कहते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करेगा बताओ, प्रेशर डिक्रीज कर देगा। जब प्रेशर डिक्रीज कर देगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कम हो गया। मान लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बिकम अप्रोक्सीमेटली 400 केल्विन। वैक्यूम पंप ने वैक्यूम जनरेट कर देना है, इधर प्रेशर कम यहां प्रेशर कम, तो ए जल्दी बॉइल। अब मैं इसको यहां से क्या करूंगा, हीट करूंगा। तो अब ए के वेपर किस पे बन जाएंगे, मान लो 400 पे ए के वेपर बन गए। तो ए के वेपर 400 पे बन गए, ये ए भागा यहां से, ए भागा यहां पे एक ट्यूब लगा देंगे, इस ट्यूब के दोनों तरफ वाटर को रन करेंगे, एक तरफ से वाटर आएगा एक तरफ से वाटर जाएगा, मतलब ट्यूब ठंडक लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेगी। यहाँ से ए के वेपर निकलेंगे, ठंडक मिलेगी, ए लिक्विड बन जाएगा, ए लिक्विड बन जाएगा। यहाँ से रिसीवर होगा, रिसीवर ए को रिसीव कर लेगा। और इसको ना जब आप लैब में करें तो इसको यूँ सेट करना स्लांट, इसको यूँ सेट मत करना। यूँ सेट करने से क्या होगा, जैसे ही ए के वेपर बनेंगे इधर गिर जाएंगे। अगर ऐसे स्लांट सेट करोगे तो ए के वेपर नीचे ही गिरेंगे, ऐसे सेट कर दोगे तो वापस गिर जाएंगे ए के वेपर। तो इसको सेट ऐसे करना है कि ए के वेपर जब कंडेंस हो साइड पे इधर पे रिसीव हो। तो जब इसका डायग्राम देखोगे ना एनसीईआरटी में, इसका डायग्राम में इसके साथ एक चीज और सेट करके, क्या, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए विल डिक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए जो 700 डिग्री था वो कितने पे आ गया, 400 पे। हमारा काम हो जाएगा। जिस पे डिकम्पोज करना था, डिकम्पोज कितने पे कर रहा था, 500 पे। 500 से पहले हमने बॉइलिंग पॉइंट कर दिया, 400 पे तो उड़ ही जाएगा वो। तो व्हेन दिस टेक्निक इज यूज्ड, this technique is used when the boiling point of a component is very high and that compound decompose at or below its boiling point. So we reduce the pressure above the solution using vacuum pump so that the boiling point of the component decreases and the vapors of that component form and get condensed and then finally received on receiver plate, उस पर रिसीव कर लेगा। इसका एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, ग्लिसरोल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाइफ इन सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री में जो ग्लिसरोल होता है इसको ऐसे सेपरेट किया जा सकता है। आपको याद है बच्चे, मैंने आपकी जो एवरीडे लाइफ की क्लास ली थी उसमें सपोनिफिकेशन कराया था। उस सपोनिफिकेशन में मैंने आपको इधर क्या बना के दिखाया था, सोप, ऐसे 3 बन रहे थे, 3 सोप, और बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा था, शाबाश, ग्लिसरोल निकल रहा था। इस ग्लिसरोल का बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होगा, लॉजिक लगाया कुछ, 3 OH है, इंटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई कर देगा। तो इतना बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले डिकम्पोज कर देगा। आपके घर में ग्लिसरीन होगी, ग्लिसरीन और ग्लिसरोल एक ही बात होती है। आप चेक करना ग्लिसरीन कितनी डेंस होती है। आप ग्लिसरीन की शीशी से ऐसे उड़ेलेंगे ना तो बिल्कुल शहद की तरह, जैसे गाढ़ा होता है ना शहद, ग्लिसरीन भी उतनी गाढ़ी होती है। क्यों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है इंटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ग्लिसरीन को सोप इंडस्ट्री से कैसे सेपरेट किया जाता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर को रिड्यूस करके डिस्टिलेशन कर देंगे। है डिस्टिलेशन, बस एक शब्द जुड़ गया, कौन सा, अंडर रिड्यूस प्रेशर। और रिड्यूस प्रेशर कब करना पड़ेगा, जब हमें उसका बॉइलिंग पॉइंट को कम करना है। बॉइलिंग पॉइंट को कम क्यों करना है, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही उसका काम तमाम हो रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है। सिंपल सी टेक्निक है। ये पॉइंट क्लियर है, आओ आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट इज स्टीम डिस्टिलेशन। This technique is used when compound is
insoluble in water and is boiled using steam, जो स्टीम से ही बॉयल हो जाए पर पानी में क्या हो, इनसॉल्युबल। और इसका भी फंडा क्या है, इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। आप एक कहेंगे सर भाव बताओ, आप बॉइलिंग पॉइंट में इसके भी बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस कर रहे हो, आपको कहा सर बॉइलिंग पॉइंट में भी इस पे रिड्यूस कर रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट हमने कहाँ रिड्यूस किया था अभी, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो जब बॉइलिंग पॉइंट ही कम करना है तो फिर इस टेक्निक को यूज क्यों कर रहे हो, आप सीधा कौन सी टेक्निक यूज कर लेते, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यूज कर लेते, इसकी यूज करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसमें भी हमारा फोकस क्या है, हमने बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट का क्या करना है, कम करना है, स्टीम से ही डिस्टिल कर देना उसको। पर फिर क्यों यूज कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको वो टेक्निक कराई, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड। आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसके साथ इंप्यूरिटी थी, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई था, ठीक है जी, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई था। और जब मैंने वैक्यूम पंप लगाया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दिया, और वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले इवेपोरेट हो गया और इवेपोरेट होकर साइड में कंडेंस हो गया। आपको अगर सर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ भी कम करना है, इसको यूज को करो, वही यूज कर लेते। पर कभी कभी क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, पानी में इनसॉल्युबल होता है। कई ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं, कई कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होते हैं, कई कंपाउंड पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। ग्लिसरॉल पानी में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है। तो ग्लिसरॉल को मैं इस टेक्निक से सेपरेट नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं स्टीम डालूंगा तो स्टीम भी कंडेंस होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कंडेंस होगा। जब दोनों कंडेंस हो गए पर ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, तो दोनों मिक्स नहीं होंगे। अगर मैंने ग्लिसरॉल को इस टेक्निक से यूज कर लिया, अगर मैंने ग्लिसरॉल में स्टीम डिस्टिलेशन से, स्टीम डिस्टिलेशन क्या होती है मैं समझा रहा हूँ, स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करूंगा, तो जब ग्लिसरॉल कंडेंस होगा साथ साथ क्या कंडेंस होगी, स्टीम, या तो वाटर भी कंडेंस होगा। जब वाटर भी कंडेंस होगा तो ग्लिसरॉल वाटर का मिक्सचर बन जाएगा, तो ग्लिसरॉल अलग कहाँ हुआ। तो अगर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट कम करना है, तो टेक्निक कौन सी यूज करोगे, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में इनसॉल्युबल है, लिखा मैंने साफ, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड यू वांट टू रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट, तो टेक्निक कौन सी यूज कर सकते हो, स्टीम डिस्टिलेशन। दोनों में अंतर याद रहेगा आपको। जैसे इसका एक बड़ा फेमस एग्जांपल है एनिलीन और वाटर। एनिलीन और वाटर को सेपरेट करने का तरीका यही है। एनिलीन वाटर में इनसॉल्युबल होती है, 12th क्लास में पढ़ा आपने, व्हाई इज एनिलीन इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि एनिलीन में बल्कि फिनाइल ग्रुप होता है, रिपेल करती है वाटर को, तो एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। टेस्ट में क्वेश्चन है, आंसर दे दिया मैंने। चलिए, तो एनिलीन इज वाटर इनसॉल्युबल, तो एनिलीन वाटर इनसॉल्युबल है तो मैं कौन सी टेक्निक यूज कर सकता हूँ, स्टीम डिस्टिलेशन। ग्लिसरीन इज वाटर सॉल्युबल, वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, कौन सी टेक्निक यूज करूंगा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। डिफरेंस याद रहेगा आपको। अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान से लिखना। हम इस में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और इम्प्यूरिटीज लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर प्रेशर बहुत लो होता है। वेपर प्रेशर लो कब होगा, जब उसका हाई, जब हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो वेपरेट ज़्यादा होगा, कम होगा, कम होगा। मान लो उसका प्रेशर है P1, मान लो उसका लो वेपर प्रेशर कितना है, P1, और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, P एक्सटर्नल। तो आप बताओ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कब बॉयल करेगा, जब ये P1 किसके बराबर हो जाएगा, पर P1 बहुत लो है। मान लो मैं P1 की वैल्यू लिख देता हूँ ना, मान लो P1 बहुत लो है और हमें इसको बनाना कितना है, 1 तक मैं बनाऊँ कैसे, वो तो बहुत लो है। तो जब तक 0.1 नहीं बनेगा तब तक बॉइलिंग शुरू नहीं होगी। अब मैं 0.1 को 1 बनाना चाहता हूँ तो मुझको बहुत हीट करना पड़ेगा, तब जाके 0.1 क्या बनेगा, तब जाके 0.1 1 बनेगा, तब जाके वेपर बनेगा, तब जाके सेपरेट होगा। तब तक तो कंपाउंड का काम तमाम हो जाना है।
अब हम क्या करते हैं, देखो कितनी ज़बरदस्त टेक्निक है। हम एक और सिस्टम देते हैं, यहाँ पर हम पानी लेते हैं, पानी के वेपर बनते हैं, इन वेपर को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, पानी के वेपर को इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे अब किसके वेपर और आगे, वाटर के वेपर आगे। लेट द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज P2, यानी कि यहाँ पे P1 भी है, वाटर का प्रेशर कितना है P2, तो P1 और P2 मिला के कितना हो गया P एक्सटर्नल। नाउ द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। वेपर किसके बनने शुरू हो जाएंगे, वेपर ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी बनने शुरू हो जाएंगे। वेपर तो किसके हैं ही यहाँ पर ऑलरेडी, किसके वेपर है ऑलरेडी, स्टीम, और स्टीम के तो पार्टिकल्स हैं ही हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को इवेपोरेट करना शुरू हो गया, क्योंकि नाउ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हुआ, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ किसको मिक्स कर दिया, स्टीम को, तो स्टीम का प्रेशर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रेशर मिलकर किसके इक्वल हो गया, एक्सटर्नल। बॉइलिंग पॉइंट आ गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से भी पहले आ गया, लो टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो अब यहाँ से अब इन वेपर को पास कर देंगे, ये कंडेंसर लगा रखा होता है यहाँ पर, यहाँ पे किसके वेपर्स आ रहे हैं, वेपर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वेपर ऑफ वाटर। जब यहाँ से वेपर ये आएंगे और यहाँ पे रिसीव होंगे, आप बताओ यहाँ पे कितनी चीज़ें रिसीव होंगी, यहाँ पे दो चीज़ें रिसीव होंगी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ में क्या, वाटर। पर हमने क्या देखा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है, तो वाटर की लेयर अलग बन जाएगी, वाटर की लेयर अलग बन जाएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो जाएंगे, जब इनसॉल्युबल लेयर अलग ही बन जाएगी, तो हम इन लेयर को सेपरेट कर देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। सोचो अगर मैंने यहाँ ग्लिसरीन ली होती, बेटा इधर देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन ली होती या वाटर लिया होता, ग्लिसरीन का प्रेशर बहुत कम होता, क्योंकि ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है तो वेपर प्रेशर बहुत लो होता। तो ग्लिसरीन के साथ अगर मैं स्टीम भी मिक्स कर देता, तो ग्लिसरीन और स्टीम के वेपर होते, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता, बॉयल भी हो जाता, बहुत ज़्यादा हीट करने के बगैर भी बॉयल हो जाता। पर यहाँ से जो वेपर आते, ग्लिसरीन के भी आते और वाटर के भी आते, दोनों मिक्स होते, दोनों कंडेंस होते, पर ग्लिसरीन इज वाटर सोल्यूबल, सेपरेट कैसे करता मैं भी ग्लिसरीन को। फिर ग्लिसरीन को अगर ऐसा केस आता है, द कंपोनेंट इज सोल्यूबल इन वाटर, देन इन दैट केस वी विल यूज distillation under reduced pressure, and if the organic compound is insoluble in water, then the technique used is steam distillation, example aniline and water। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, सुन लो। when the component is steam distilled and insoluble in water, then pressure due to organic component and pressure due to steam combined becomes equal to external pressure, and the component gets boiled at temperature below its boiling point, and the mixture of vapors of organic compound and water are allowed to pass through the condenser and finally received in receiver, where these two can be separated because the organic compound is insoluble in water। टेक्निक में डिफरेंस समझ में आ गया। तो प्रिंसिपल याद रखोगे, P1 प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, P2 प्रेशर ड्यू टू स्टीम इज बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, बॉयल हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, दिस इज डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट बन जाते, इंपॉर्टेंट है भी, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें पानी आ गया, एंड दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्वेंट लेंगे, इसके अंदर हम एक सॉल्वेंट लेंगे, मान लो दिस सॉल्वेंट इज सॉल्युबल इन एंड इज इनसॉल्युबल इन। हमने एक ऐसी फनल आती है, ये ऐसी एक फनल होती है, इसके यहाँ पर एक नोजल लगी होती है, जैसे आप ब्यूरिट पिपिट देखते हो ना, ब्यूरिट में होती है यहाँ पे घुमाने वाली, ऐसी एक नोजल लगी होती है। हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और वाटर लेते हैं, ठीक है जी। ऊपर से क्या डाल देते हैं इसके अंदर, सॉल्वेंट डाल दिया, और इसको कर देते हैं यहाँ से बंद, और बंद करके इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। इतना मिक्स करते हैं
कम से कम नहीं तो हम इसको 20 से 30 मिनट तक अच्छे से शेक करते रहते हैं। अच्छे से बॉटल ली, ये फनल ली, अच्छे से शेक करते रहेंगे आधा घंटे तक। जब अच्छे से शेक करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में तो इनसॉल्युबल है, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें सॉल्युबल है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट की लेयर अलग हो जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सॉल्वेंट में घुस जाएगा, और पानी अलग, तो यहाँ पे दो अलग अलग लेयर बन जाएंगी, पानी की लेयर अलग और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सॉल्वेंट की लेयर अलग हो जाएगी। समझ में आएगी क्या हुआ है? अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से खोल देंगे। जैसे इसको खोलेंगे ये नीचे आता रहेगा, जैसी ये लेयर होगी, जैसी ये लेयर यहाँ तक पहुँचेगी इसको बंद कर देंगे। फिर आप कहोगे सर यहाँ पे जो चीज़ रिसीव होगी इसमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या आ जाएगा, फिर सॉल्वेंट को कैसे सेपरेट करोगे? दीज टू विल बी सेपरेटेड यूजिंग ईदर डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन। इनसे सेपरेट कर लेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया जी? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी। आओ शुरू करते हैं क्रोमेटोग्राफी। द लास्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी। देखो क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है कि डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट रेट पे एड्सॉर्ब्ड होते हैं ऑन ए गिवन एड्सॉर्बेंट। यहाँ पे दो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। पहले तो एड्सॉर्प्शन पता होना चाहिए बच्चों को क्या होता है। जैसे ये इंक इस बोर्ड पे एड्सॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही। ये इंक एड्सॉर्ब हो रही है, मतलब इंक इस बोर्ड के सरफेस पे है। अगर मैं इस बोर्ड को काट दूं तो इंक इस बोर्ड के पीछे नहीं पहुंची होगी। तो जो चीज़ सरफेस पर है उसको हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन। और जो चीज़ सरफेस के अंदर चली जाए, बल्क में चली जाए, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जैसे जैसे दीवारों में सीलन आ जाती है, यहाँ का पानी उस दीवार के उस तरफ चला जाता है, तो पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। और ये पेंट दीवारों पे जो लगा हुआ है, पेंट की दीवारों पे एब्जॉर्ब्ड है या एडजॉर्ब्ड है? एडजॉर्ब्ड है। ईंट को तोड़ूंगा तो ईंट के अंदर थोड़ा पेंट पहुंचा हुआ है, तो एड्सॉर्प्शन पता होना चाहिए क्या होता है। इसमें एक शब्द और होता है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट वो होता है जो एड्सॉर्ब हो रहा है, एड्सॉर्बेंट वो होता है जो एड्सॉर्ब कर रहा है। क्या लगता है, इंक और बोर्ड में कौन सी चीज एड्सॉर्बेट है और कौन सी चीज एड्सॉर्बेंट है? शाबाश। इंक एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो रही है, बोर्ड एड्सॉर्ब करवा रहा है। अब जैसे कपड़ों पे डाई होती है, कपड़े हो गए एड्सॉर्बेंट और जो डाई होगी वो एड्सॉर्ब हो गई, तो वो क्या हो गया? बोलो। हाँ, डाई एड्सॉर्बेंट होगी, कपड़े हो गए एड्सॉर्ब। अब दीवारें हैं, दीवारें एड्सॉर्बेंट होगी और पेंट एड्सॉर्बेट हो गया, पेंट एड्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है ना? एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट का अंतर आपको पता होना चाहिए। अब इधर आ जाओ, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। दिस क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा, क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर। पहली बात, ये टेक्निक कहाँ यूज की जाती है? टू सेपरेट कलर्ड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योरिटीज। ठीक है जी? एंड दिस इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव डिफरेंस इन द एड्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट एड्सॉर्बेट ऑन एड्सॉर्बेंट। मतलब डिफरेंट एड्सॉर्बेट जो एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब होते हैं डिफरेंट एक्सटेंट पे। कोई चीज ज्यादा एड्सॉर्ब होगी, कोई चीज कम एड्सॉर्ब होगी। किसके ऊपर? एड्सॉर्बेंट के ऊपर। तो टेक्निक कौन सी यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी। तो ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं स्कूल में, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी? सीधा बोल देना, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द एड्सॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट एड्सॉर्बेट ऑन द गिवन एड्सॉर्बेंट। देखो इसके अंदर एक होता है मोबाइल फेस, एक होता है स्टेशनरी फेस। मैं जो आपको क्रोमेटोग्राफी करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। यही पूछते हैं, यही आपके प्रैक्टिकल में भी होती है। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हम एक पतली सी स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है जी? पतली सी स्ट्रिप लेते हैं, इसको कहते हैं एड्सॉर्बेंट।
क्योंकि इस पे एड्जॉर्प्शन होगा। ये बनी होती है नॉर्मली सिलिका की, एल्यूमिना की। ये बहुत अच्छे एड्जॉर्बेंट होते हैं, इसलिए इस शीट को इसी का बनाया जाता है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है सरफेस केमिस्ट्री में, व्हाई सिलिका जेल एल्यूमिना आर वेरी गुड एड्जॉर्बेंट, बिकॉज दे आर हैविंग लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन ज़्यादा कराएगा, क्योंकि एड्जॉर्प्शन होता ही सरफेस के ऊपर है। तो हम एक शीट लेते हैं एड्जॉर्बेंट। अब ये शीट मूव नहीं करती, स्टेशनरी होती है, फिक्स होती है। तो ये शीट जो ली है सिलिका की, एल्यूमिना की, ये कौन सा फेस हो गया? ये हो गया स्टेशनरी फेस। हम इसके ऊपर एक स्पॉट लगाते हैं मिक्सचर का, मिक्सचर ऑफ इंक लगा दी। मान लो मैंने मार्कर की इंक लगा दी। मार्कर की इंक में आपको क्या लगता है? ब्लैक कलर है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कलर्स। तो ये 2-3 रंगों का मिक्सचर होती है, तब जाके ब्लैक। ब्लैक तो कोई कलर ही नहीं होता, ब्लैक इज अ मिक्सचर ऑफ कलर्स। तो क्या हो जाएगा? हमने इस पर ब्लैक स्पॉट लगा दिया। जब ब्लैक स्पॉट लगा दिया तो इसमें मिक्सचर हो गए ABC हो गए। मान लो इसमें रेड था, ब्लू था, ग्रीन था, 3 अलग अलग कंपोनेंट थे। हमने इनको सेपरेट करना है। सेपरेट करना है यानी कि सेपरेशन की टेक्निक। कलर्ड कंपाउंड है, कलर है तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी है। ये तीनों इस शीट पे डिफरेंट एक्सटेंट पे एड्जॉर्ब होंगे। हो सकता है रेड ज्यादा एड्जॉर्ब होता हो, से रेड इज मोर स्ट्रांगली एंड G इज लेस एड्जॉर्ब, मतलब वीकली एड्जॉर्ब होता है, इतना स्ट्रांगली एड्जॉर्ब नहीं होता। अब हम क्या करेंगे? हम इसको एक जार में ट्रांसफर कर देंगे जिसके अंदर ये सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर रेड, ब्लू, ग्रीन कलर मिक्स हो जाए। अब कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा? कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा? ये ऊपर राइज करेगा, ये ऊपर राइज करेगा। जब ये ऊपर राइज करेगा, ये जैसे ही यहां पहुंचेगा, ये सॉल्वेंट रेड, ब्लू, ग्रीन को क्या कर देगा अपने अंदर? सॉल्युबल। अब ये और ऊपर राइज करेगा। अब रेड, ब्लू, ग्रीन ऊपर चढ़ गए, रेड, ब्लू, ग्रीन ऊपर चढ़ गए। अब रेड, ब्लू, अब बताओ ये जो सॉल्वेंट हो गया कौन सा फेस हो गया? ये मोबाइल फिक्स नहीं हो गया, मूव कर रहा नहीं। मान लो रेड इज मोर स्ट्रांगली एड्जॉर्ब। पता क्या होगा? अगर रेड स्ट्रांगली एड्जॉर्ब है तो क्या होगा? रेड राइज करना रुक जाएगा। क्या अगर रेड कहेगा मैं और ऊपर नहीं चढ़ सकता। पर ब्लू और ग्रीन वीकली एड्जॉर्ब थे। तो अब जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर कौन कौन सा कंपोनेंट चढ़ना शुरू हो जाएगा? ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू कहता है मैं और ऊपर नहीं राइज कर सकता, मेरी हिम्मत खत्म होगी, तो ब्लू यहां पे सेपरेट हो जाएगा। पर ग्रीन और वीकली एड्जॉर्ब था, जैसे सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा यहां पे आके क्या रुक जाएगा? ग्रीन कलर आके रुक जाएगा। और सॉल्वेंट मान लो यहां तक राइज किया, सॉल्वेंट यहां तक राइज किया। तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा, इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राम। क्या कहते हैं इसको? क्रोमेटोग्राम। अब यहां पे एक तो स्पॉट था, यहां पे आपको एक लेवल किसका दिखा? रेड का। एक लेवल किसका दिखा? ब्लू का। एक लेवल किसका दिखा? ग्रीन का। और एक लेवल किसका दिखा? सॉल्वेंट का। तो द कंपोनेंट which is strongly adsorbed will rises less and the component which is weakly adsorbed will rises up, वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। फिर यहाँ पर एक फैक्टर होता है RF, इसको कहते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर। मान लो RF फैक्टर निकालना है हमने रेड के लिए, तो क्या होगा? देखो जरा ध्यान से। डिस्टेंस कवर्ड बाय रेड, distance covered by red divided by distance covered by solvent, distance covered by solvent। वो किसका रिटार्डेशन या रिटेंशन फैक्टर हो जाएगा? रेड का। व्हाट विल बी RF फैक्टर फॉर ब्लू? डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लू फ्रॉम दिस स्पॉट divided by distance covered by solvent from this spot, and I think now you can guess what will be the retardation factor of green। क्या होगा? distance covered by green divided by distance covered by solvent। अब मुझको बताओ
रिटार्डेशन फैक्टर किसी का ज़्यादा है उससे क्या पता चलता है, और रिटार्डेशन फैक्टर किसी का कम है तो उससे क्या पता चलता है। अगर किसी का रिटार्डेशन फैक्टर कम है मतलब वो सॉल्वेंट कम राइज किया होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का डिस्टेंस कंपोनेंट का डिस्टेंस अपॉन सॉल्वेंट का डिस्टेंस होता है, तो यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर लो है, यानी कि कंपोनेंट राइजेस लेस, राइज कम किया होगा। और कौन सा कंपोनेंट राइज कम करता है, ज्यादा एड्सॉर्ब्ड, वीकली एड्सॉर्ब्ड, ज्यादा एड्सॉर्ब्ड, यानी कि द कंपोनेंट इज स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड। एंड what will you interpret from a information if the retardation factor is very high? It means the component will rise is very high. And what component will rise very high? Which is weakly adsorbed. So this technique is known as chromatography. ठीक है, एक मैं वीडियो पॉज पर मैं थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा देता हूँ। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है पेज नंबर 363 पर चैप्टर नंबर 12 में कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। डिस्क्राइब अ मेथड। डिस्क्राइब करने का मतलब पता क्या होता है, एक्सप्लेन करना। हालांकि एंट्रेंस में तो डिस्क्राइब करना नहीं आता, डिस्क्राइब आ गया मतलब मेथड को एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब अ मेथड विच इज यूज टू सेपरेट टू कंपोनेंट विद डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्वेंट एस। मैंने आपको बताई थी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्वेंट। When the component is partially soluble at low temperature and highly soluble at high temperature in given solvent, then the technique used is known as crystallization. तो इसमें crystallization explain करनी है। What is the difference between distillation under reduced pressure and steam distillation? कुछ नहीं करना है, इन तीनों के प्रिंसिपल याद करने हैं, वही लिख देने जाके। जब डिफरेंस पूछा तो उसके क्या लिख दो, तीनों के प्रिंसिपल लिख दो। This was question number 20. 27. Name a suitable technique. Name a suitable technique मतलब नाम ही देना है, एक्सप्लेन नहीं करना। Name a suitable technique for the separation of component from a mixture of calcium sulfate and camphor. कैल्शियम सल्फेट और कैम्फर है, कैम्फर तो सब्लाइम होता है। द नेम ऑफ टेक्निक इज सब्लिमेशन। एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में कराया था क्वालिटेटिव एनालिसिस में, कह रहे हैं क्या CCl4 AgNO3 के साथ AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा। शायद मैंने क्लास में भी कराया था। करेक्ट, प्रेसिपिटेट बनाएगा। आंसर है प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि AgCl तब बनेगा जब ये आयनिक फॉर्म में होगा। तो इन CCl4 देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन एटम एंड हेंस AgCl precipitation will not take place. AgCl precipitation will take place only if Cl is present in its ionic form Cl minus, and this is possible only if we prepare Lesnes extract of this complex. इसका लेस्ने एक्सट्रैक्ट बनाओगे, सोडियम के साथ हीट करोगे, आयनिक कंपाउंड बनेगा, तब जाके AgCl प्रेसिपिटेट होगा। ये शायद मैं लास्ट क्लास में करा दिया था क्वेश्चन। तो आओ अब मैं थोड़ी सी जो एंट्रेंस के हिसाब से आपको एक असाइनमेंट चाहिए वो डिस्कस करता हूँ। आ जाओ जी, बंद कर दो वीडियो।